मुख्यमंत्री के बयान पर प्रदेश भाजपा हुई हमलावर। कहा, प्रवर्तन निदेशालय के समन से क्यों परेशान है मुख्यमंत्री, कथित घपले और घोटाले का देना होगा हिसाब। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कल 827 नवनियुक्त हाई स्कूल शिक्षकों को प्रदान करेंगे नियुक्ति पत्र। गुरुजी ऐप भी करेंगे लॉन्च। इसके जरिए सरकारी स्कूलों में मिलेगी ऑनलाइन शिक्षा। कलश स्थापना के साथ आज से शारदीय नवरात्र की हुई शुरुआत। पहले दिन मां शैलपुत्री की हुई पूजा अर्चना। सरायकेला खरसवा में पूजा पंडाल भी खुले। और महिला एशियाई हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी टूर के दौरान आज साहिबगंज और पाकुड़ पहुंचा। जिले में भव्य स्वागत के साथ हुआ अनावरण। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं निशा दीपिका सोरेन और अब समाचार विस्तार से। भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के उस बयान पर आपत्ति जताई है जिसमें मुख्यमंत्री ने कहा है कि उन्हें जेल भेजने की साजिश की जा रही है। रांची स्थित भाजपा प्रदेश कार्यालय में आयोजित संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए पार्टी प्रवक्ता प्रतुल नाथ शाहदेव ने कहा कि जब एक केंद्रीय एजेंसी मुख्यमंत्री को नोटिस भेज रही है तो उन्हें कैसे लग रहा है कि जेल भेजने की साजिश चल रही है। उन्होंने कहा कि प्रवर्तन निदेशालय एक सामान्य प्रक्रिया के तहत मुख्यमंत्री को नोटिस भेज रही है, लेकिन मुख्यमंत्री ईडी के सवालों का जवाब नहीं दे रहे हैं बल्कि इधर उधर बयानबाजी कर रहे हैं। तो हम आपको ये सिर्फ कर देंगे। सबसे पहले तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि बहुत भारी भरकम पकाया है केंद्र पे और पैसा मांगने के कारण उनको जेल में भेजने की साजिश हो रही है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी को याद दिलाना चाहेंगे कि विधानसभा की प्रोसीडिंग को पलट कर देख लें। उनके ही माननीय वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव जी का विधानसभा में बयान है कि केंद्र से हमें सब अपेक्षित सहयोग मिलता है बैंक की राशि या अन्य राशि में। जब भी हम लोगों ने केंद्र से जैसा जो आग्रह किया है वो केंद्र ने स्वीकार किया है। तो मुख्यमंत्री जी को जो बार बार ये उनकी जुबान पे बात आती है कि मुझे जेल भेजने की साजिश हो रही है, तो क्या ऐसा क्या उन्होंने कर दिया है। वैसे काफी चीजें तो हम भी जानते हैं, जमीन घोटाला हुआ, उसके अतिरिक्त खनन घोटाला हुआ और इसके जितने मुख्यमंत्री जी के करीबी थे, यहाँ तक उनके विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा जिसको ईडी ने मुख्य अभियुक्त माना था माइनिंग स्कैम के, आज तक मुख्यमंत्री ने उनको विधायक प्रतिनिधि के पद से नहीं हटाया। उधर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने भी सोशल मीडिया एक्स पर अपने बयान में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने लिखा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भ्रामक आरोप लगाने से पहले उन्हें अपने अधिकारियों से डाटा मांगकर तसल्ली कर लेनी चाहिए। श्री मरांडी ने कहा कि पिछले 9 वर्षों में झारखंड में शहरी और ग्रामीण इलाकों में अब तक करीब 18 लाख पक्के घर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बन चुके हैं। उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि झारखंड के गरीबों को 3 कमरों वाला घर मुख्यमंत्री कब उपलब्ध कराएंगे, जबकि उन्होंने अपने 4 साल बयानबाजी में निकाल दिए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कल राज्य के नवनियुक्त हाई स्कूल शिक्षकों को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। इसकी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री झारखंड गुरुजी ऐप भी लॉन्च करेंगे। इसके जरिए सरकारी स्कूलों के बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा मिल सकेगी। समारोह में शामिल होने के लिए संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम, श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता के अलावे रांची सांसद संजय सेठ, राज्यसभा सदस्य महुआ मांझी और विधायक सीपी सिंह को भी स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग की ओर से आमंत्रित किया गया है। रांची के सांसद संजय सेठ ने स्थानीय लोगों की शिकायत मिलने के बाद आज वार्ड नंबर 14 के तहत चुटिया के दुमसा टोली गली का निरीक्षण किया। लोगों ने शिकायत की थी कि यहां पाइपलाइन बिछाने के क्रम में सड़क तथा नाली क्षतिग्रस्त हो गया है, जिससे उन्हें काफी परेशानी हो रही है। इस पथ का निरीक्षण करने के बाद श्री सेठ ने लोगों को यह आश्वस्त किया कि जल्द ही अधिकारियों से बात कर इसका निदान किया जाएगा।
महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर में मिनी बस और ट्रक के बीच हुई टक्कर में 12 लोगों की मृत्यु हो गई, जबकि कई अन्य घायल हुए हैं। यह दुर्घटना कल देर रात वैजापुर तहसील के समृद्धि एक्सप्रेसवे पर हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस हादसे पर गहरा दुख व्यक्त किया है। उन्होंने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख और घायलों को 50-50 हजार रुपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने सभी दावों को निपटाने के लिए विवाद से विश्वास अभियान 2 की शुरुआत की है। इस अभियान के तहत कानूनी विवादों में उलझे लंबित मामलों को निपटाया जाएगा। के साथ केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की एक उच्च स्तरीय बैठक में इस पर सहमति व्यक्त की गई। NHBF से ये सुनिश्चित करने को अनुरोध किया गया था कि सभी ठेकेदार इस महीने की 25 तारीख तक अपने दावे दायर करें। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के सचिव अनुराग जैन ने कहा कि विवाद से विश्वास 2 योजना कानूनी विवादों में उलझे लंबित मामलों को निपटाने के लिए बनाई गई है। उन्होंने कहा कि ये योजना किसी कारणवश बंद पड़ी कार्यशैली पूंजी के उपयोग का रास्ता खोलने और नए निवेश को प्रोत्साहित करने में मदद करेगी। हजारीबाग पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनका संबंध अफीम के अवैध कारोबार से है। जिले के पुलिस अधीक्षक मनोज रतन चौथे ने बताया कि आरोपियों के पास से 5 किलो अफीम बरामद किया गया है, जिसकी कीमत करीब 25 लाख रुपए है। उन्होंने कहा कि पुलिस को मिली गुप्त सूचना के आधार पर टीम ने कार्रवाई कर इन सबों को गिरफ्तार किया। तीनों को पकड़ करके उनकी तलाशी ली। साथ ही जो गाड़ी थी ब्रेजा गाड़ी, उसकी जब हम लोगों ने तलाशी ली तो गाड़ी के बोनेट से 1-1 किलो के 5 पैकेट्स जिसमें अफीम हम लोगों ने बरामद किया है। कुल इस प्रकार 5 किलोग्राम अफीम हम लोगों ने इस गाड़ी से बरामद किया है। इन लोगों ने अपनी स्वीकारोक्ति बयान में इस बात को स्वीकार किया है कि ये अफीम ये लोग आगे बेचने के लिए लेके जा रहे थे। जो बरामद अफीम है 5 किलोग्राम, इसकी इंटरनेशनल मार्केट में वैल्यू करीब 25 लाख रुपए है। और जो व्यक्ति 3 इसमें गिरफ्तार हुए हैं, इसमें बुलंद अख्तर जो चतरा का रहने वाला है, मुकेश प्रसाद जो लातेहार का रहने वाला है और मोहम्मद जमील जो हजारीबाग का रहने वाला है, इनको हम लोगों ने गिरफ्तार किया है। इजरायल से ऑपरेशन अजय के तहत आज चौथी उड़ान 274 भारतीय नागरिकों को लेकर नई दिल्ली पहुंची। झारखंड की विनीता घोष भी इजरायल से सकुशल अपने घर रांची वापस आ गई हैं। इसके लिए उन्होंने केंद्र सरकार का आभार जताया है। करीब 18,000 भारतीयों को इजरायल से वापस लाने के लिए केंद्र सरकार ने ऑपरेशन अजय शुरू किया है। भारतीयों को वापस लाने का निर्णय हमास और इजरायल के संघर्ष के बाद लिया गया। जामताड़ा जिले के नारायणपुर प्रखंड कार्यालय में कल बाल विवाह पर रोक सहित अन्य सामाजिक कुरीतियों को समूल समाप्त करने को लेकर जागरूकता कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस दौरान जन्म मृत्यु निबंधन के महत्व एवं बाल विवाह प्रथा पर रोक लगाने के लिए भी लोगों को जागरूक किया गया। मौके पर आंगनबाड़ी सेविकाओं को अधिकारियों ने इसके लिए व्यापक जन जागरूकता चलाने का निर्देश दिया। यहाँ उपस्थित रखे गए पर्टिकुलर तिथि और तिथि को निबंधन की वहाँ के उनका बर्थडे मैरिज वाला कर देंगे। जो स्पेशल मैरिज का है उनको जामताड़ा आना पड़ेगा, क्योंकि जो फोटोग्राफी वगैरह होता है तो ये बात उनको बताएगा। फिर इलेक्शन की बातें थी, इलेक्शन में उनको क्या करना है, जो सीक्रेट वोटर है, जो मृत वोटर्स हैं, जो ब्लड फोटोग्राफ्स है, उसके संबंध में निर्देश दिए। कलश स्थापना के साथ ही आज से शारदीय नवरात्र की शुरुआत हो गई है। पहले दिन आज श्रद्धालुओं ने मां दुर्गा के शैलपुत्री स्वरूप की पूजा अर्चना की। गौरतलब है कि नवरात्रि के 9 दिन मां दुर्गा के अलग अलग स्वरूपों को समर्पित हैं। पहले दिन कलश स्थापना की जाती है और मां दुर्गा के प्रथम स्वरूप मां शैलपुत्री की पूजा की जाती है। मां शैलपुत्री हिमालय राज की पुत्री हैं। पर्वतराज हिमालय के यहाँ जन्म लेने के कारण ये देवी शैलपुत्री नाम से विख्यात हुई। अलग अलग तस्वीरें हम आपके साथ साझा कर रहे हैं दिल्ली, मुंबई, प्रयागराज और वैष्णो देवी की।
उधर देवघर के बाबा बैजनाथ मंदिर में आज कलश स्थापना के साथ नवरात्र की शुरुआत हो गई। नवरात्र में बैजनाथ मंदिर में विशेष पूजा अर्चना की जाती है। बाबा मंदिर में संकल्प पूजा के साथ मां दुर्गा की पूजा की विधिवत शुरुआत की गई। देवघर में माता सती का हृदय गिरा था, इस वजह से यहां माता की विशेष पूजा की जाती है। कल्याण हो या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ये मंत्र से 9 दिन तक पाठ होता है और सबका कल्याण बाबा बैजनाथ की कृपा से, माता जगदम्बा की कृपा से। यह शक्तिपीठ पहले है, यहाँ शक्ति का हृदय गिरा हुआ है, हृदयापीठ कहा जाता है। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री पशुपति पारस ने आज देवघर के बाबा बैजनाथ मंदिर पहुंचकर पूरी विधि विधान से पूजा की। उन्होंने बताया कि मनोकामना पूरी होने पर वे बाबा का दर्शन करने आए हैं। श्री पारस ने यह भी कहा कि लोकसभा चुनाव हो जाने के बाद पुनः वे बाबा के दरबार में हाजिरी लगाने के लिए पहुंचेंगे। कामना था बाबा भोले के आशीर्वाद से सभी मनोकामना पूरा हो गया। फिर जब लोकसभा का चुनाव होगा, लोकसभा चुनाव के बाद जीतने के बाद फिर मैं आऊंगा। रांची के सांसद संजय सेठ ने नवरात्र के पहले दिन चुटिया स्थित 350 वर्ष प्राचीन श्री राम मंदिर में पूजा अर्चना की। श्री सेठ ने बताया कि यहां नवरात्र के मौके पर 351 कन्याओं के द्वारा 9 दिनों तक रामचरितमानस का पाठ किया जाता है। श्री सेठ ने रामचरितमानस का पाठ करने वाली सभी कन्याओं से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि समाज को संस्कारित करने का यह एक अनूठा कार्य है। उधर लोहरदगा में नवरात्र के पहले दिन कलश स्थापना पूरे विधि विधान के साथ की गई। जगह जगह कलश यात्रा एवं शोभा यात्रा निकाली गई। भक्ति गीतों के बजने से पूरा माहौल भक्तिमय हो गया। विभिन्न मंदिरों के अलावा लोगों ने अपने घरों में भी कलश स्थापना कर मां की पूजा अर्चना शुरू कर दी। शहरी क्षेत्रों के अलावा ग्रामीण इलाकों में भी दुर्गा पूजा की धूम देखी जा रही है। लोहरदगा शहरी क्षेत्र में अग्रसेन जयंती के अवसर पर भी शोभा यात्रा निकाली गई। उधर महालया के मौके पर भी सरायकेला खरसवा में बनाए गए आकर्षक पूजा पंडाल खोल दिए गए। भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास ने इसका उद्घाटन किया। इस मौके पर रंगारंग कार्यक्रम भी पेश किए गए। यहां हर वर्ष थीम पर आधारित पूजा पंडाल बनाए जाते हैं जो लोगों के आकर्षण का केंद्र होते हैं। माता की जय। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 29 अक्टूबर को मन की बात कार्यक्रम के जरिए देशवासियों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। प्रधानमंत्री ने इस कार्यक्रम के लिए लोगों से अपने सुझाव देने का आग्रह किया है। लोग टोल फ्री नंबर 1800-117800 पर मिस्ड कॉल देकर रिकॉर्ड करा सकते हैं। माई गॉव फोरम या नमो ऐप पर भी लोग अपने सुझाव दे सकते हैं। झारखंड पहली बार महिला एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी कर रहा है। इसे लेकर ट्रॉफी सभी जिलों में घुमाया जा रहा है। आज यह ट्रॉफी साहिबगंज और पाकुड़ पहुंची, जहां लोगों ने पूरे जोश और उत्साह के साथ इसका स्वागत किया। इस दौरान ट्रॉफी का अनावरण भी किया गया। पिछले दिनों मुख्यमंत्री ने महिला एशियन चैंपियंस ट्रॉफी के शुभंकर जूही और ट्रॉफी का अनावरण किया था। 5 नवंबर तक चलने वाले इस प्रतियोगिता का उद्घाटन 27 अक्टूबर को रांची में होगा। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। पाकुड़ के सोनाजोड़ी में कौशल विकास कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के तहत चयनित 100 बेरोजगार युवक एवं युवतियों को रांची और रायपुर के लिए रवाना किया।
गढ़वा जिला अंतर्गत रंका विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी ने हेमंत सरकार और स्थानीय विधायक मिथिलेश ठाकुर पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया कि आज गढ़वा समेत राज्य भर में अपहरण, बलात्कार, बालू माफियागिरी, गरीबों की जमीन लूटने का सिलसिला बदस्तूर जारी है। शारदीय नवरात्र को लेकर जिलों में भी जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं। सरायकेला के चांडिल में भी मूर्तिकार दिन रात काम में जुटे हुए हैं। मूर्ति में विशेष आभा के साथ चमक बढ़ाने के लिए पश्चिम बंगाल से लाई गई विशेष प्रकार की दूध एवं मिट्टी का उपयोग किया जाता है। जामताड़ा के नाला क्षेत्र में कोयले के अवैध परिवहन की गुप्त सूचना पर जिला खनन पदाधिकारी दिलीप कुमार ने बड़ी कार्रवाई की है। उन्होंने नाला दुमका मुख्य सड़क एवं कुंडहित थाना क्षेत्र से 4 ट्रकों को जब्त किया है। इनमें 2 कोयला एवं 2 बालू लदे ट्रक शामिल हैं। रांची में श्रम विभाग एवं झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा आयोजित बैठक में कई बिंदुओं पर चर्चा हुई। इसमें मुख्य रूप से न्यूनतम मजदूरी की दरों के निर्धारण के लिए चैम्बर अध्यक्ष किशोर मंत्री ने सदस्यों से मंतव्य मांगा। इस दौरान उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और बिहार में प्रभावी दरों की भी समीक्षा की। सरायकेला खरसावां जिले की चौका थाना पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने 1000 किलो अवैध स्क्रैप के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही पुलिस ने एक टाटा मैजिक टेम्पो को भी जब्त किया है। बोकारो जिला के चंद्रपुरा थाना क्षेत्र के फुसरो धनबाद मार्ग के झरनाडीह चेकपोस्ट के समीप 2 कार में आमने सामने टक्कर हो गई, जिसमें 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों ने घायलों को चंद्रपुरा के डीवीसी हॉस्पिटल में भर्ती कराया। जामताड़ा के नारायणपुर थाना क्षेत्र के पबिया पंचायत अंतर्गत जबरदहा गांव में अज्ञात बीमारी से 2 लोगों की मौत की सूचना पर स्थानीय विधायक इरफान अंसारी ने परिजनों से मिलकर उन्हें सांत्वना दी। उन्होंने घर वाले से मौत का कारण पूछा तो बताया कि बुखार और जॉन्डिस बीमारी थी। जामताड़ा के कालाझरिया थाना क्षेत्र स्थित अपर्णा साई कृष्णा फ्यूल पेट्रोल पंप में नकाबपोश हथियारबंद अपराधियों ने कर्मियों का मोबाइल और लगभग 60,000 रुपये की लूट को अंजाम दिया। इसके बाद सभी अपराधी हथियार लहराते हुए फरार हो गए। भर में अगले 6 दिनों तक आसमान पूरी तरह साफ रहेगा। वहीं तापमान में भी बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। इस दौरान पिछले 24 घंटे के दौरान गोड्डा में सर्वाधिक 36 डिग्री सेल्सियस, वहीं रांची में न्यूनतम तापमान 18.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के अनुसार 21 अक्टूबर तक मौसम साफ रहेगा। और अब एक नजर डालते हैं प्रमुख शहरों के आज के तापमान पर। राजधानी रांची का अधिकतम तापमान 30.8 और न्यूनतम 18.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 35 और न्यूनतम 22.6 तथा डाल्टनगंज का अधिकतम तापमान 35.4 और न्यूनतम तापमान 20.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। कृषि उत्पादों के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आयात, निर्यात और व्यापार से संबंधित विवादित मामलों के निपटान के संदर्भ में भारत वैश्विक जगत की अगुवाई कर रहा है। इसी के तहत नई दिल्ली में पहले अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र की शुरुआत हुई है। तकरीबन $55 बिलियन का निर्यात और करीब $22 बिलियन का आयात कर रहा है। इसी के मद्देनजर भारतीय कृषि एवं खाद्य परिषद द्वारा विश्व के पहले अंतर्राष्ट्रीय कृषि मध्यस्थता केंद्र की नई दिल्ली में शुरुआत की गई है। भारतीय कृषि एवं खाद्य परिषद द्वारा आयोजित IAAC की लॉन्चिंग के कार्यक्रम में भाग लेने आए सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश और केरल के पूर्व राज्यपाल जस्टिस P सदाशिवन ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय कृषि मध्यस्थता केंद्र की शुरुआत कृषि क्षेत्र के हितधारकों के लिहाज से वैश्विक स्तर पर एक स्वागत योग्य पहल है। The establishment of IAAC is a pioneering move to address never emerging challenges, the newer emerging challenges of globalization in the agro-trade. कार्यक्रम में मौजूद सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस अनिल के दवे ने कहा कि किसानों के व्यापार से संबंधित विवादित मामलों के समय पर निपटान के संदर्भ में यह पहल काबिले तारीफ है। Small man, that small farmer will not be in a position to afford a good lawyer.
So he would be surely in difficulties, but if such associations make some arrangements for expert persons at not very high value, because the cost of arbitration is definitely less. One may feel that you pay something more to arbitrator and lawyer at the initial stage, but in long run it is definitely more economical. भारतीय कृषि एवं खाद्य परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर M.J. खान ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के कानूनों के प्रावधान के परिप्रेक्ष्य में किसानों के हितार्थ इस अंतर्राष्ट्रीय कृषि मध्यस्थता केंद्र की शुरुआत हुई है। सुप्रीम कोर्ट के प्रोविजन के तहत, लॉ के प्रोविजन के तहत एक अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का सिस्टम है, जिसमें कोई भी कॉन्ट्रैक्ट कमर्शियल नेचर के जो होते हैं उनको कोर्ट से जाने से पहले एक आर्बिट्रेशन सेंटर में, मीडिएशन सेंटर में एक सॉल्व किया जाता है। तो ये कंसिलिएशन, मीडिएशन और आर्बिट्रेशन दुनिया का फूड एंड एग्रीकल्चर का पहला आर्बिट्रेशन सेंटर बनाया गया है। गौरतलब है कि भारतीय कृषि एवं खाद्य परिषद द्वारा भारत सहित दुनिया भर की कृषि खाद्य प्रणालियों के व्यापारिक मामलों को अधिक न्याय संगत और समावेशी बनाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय कृषि मध्यस्थता केंद्र की शुरुआत की है, जो वैश्विक स्तर पर कृषि विवादों के समाधान के साथ ट्रेडर्स व स्टेक होल्डर्स के बीच संबंधों को प्रगाढ़ बनाने का काम करेगी। कृषि क्षेत्र में भारत का तकरीबन 5 लाख करोड़ का सालाना निर्यात होता है, वहीं तकरीबन 2 लाख करोड़ का आयात होता है। इस अंतर्राष्ट्रीय स्तर के आयात, निर्यात और व्यापार संवर्धन को बढ़ावा देने के लिए भारत में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय कृषि मध्यस्थता केंद्र की शुरुआत हुई है, जो विश्व का पहला कृषि मध्यस्थता केंद्र बना है। मेरे सहयोगी कैमरामैन गोपाल दास के साथ में ओपी यादव, डीडी न्यूज, दिल्ली। और अब आज के दिन की ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण घटनाओं पर एक नजर। 15 अक्टूबर साल 1931 को भारत के 11वें राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का जन्म तमिलनाडु के रामेश्वरम में हुआ। वे देश के पहले ऐसे गैर राजनीतिक राष्ट्रपति रहे जिनका राजनीति में आगमन विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में दिए गए उत्कृष्ट योगदान के कारण हुआ। भारत के अग्नि मिसाइल को उड़ान देने वाले कलाम विज्ञान के क्षेत्र से सीधे राजनीति के सर्वोच्च पद पर आसीन हुए। डॉक्टर कलाम को भारत सरकार द्वारा साल 1981 में पद्म भूषण और 1990 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और डॉक्टर जाकिर हुसैन के बाद वे पहले एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति हैं जिन्हें भारत रत्न मिलने का सम्मान राष्ट्रपति बनने से पूर्व ही प्राप्त हो गया था। 15 अक्टूबर साल 1949 को त्रिपुरा रियासत को भारत संघ में विलय कर दिया गया। भारतीय संघ में विलय होने तक त्रिपुरा एक रियासत थी। त्रिपुरा के अंतिम महाराजा वीर विक्रम सिंह की मृत्यु के बाद उनकी पत्नी महारानी कंचन प्रभा ने त्रिपुरा राज्य की बागडोर संभाली थी। उसके बाद उत्तर पूर्व पुनर्गठन अधिनियम 1971 के अनुसार साल 1972 में त्रिपुरा को पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ। त्रिपुरा राज्य का भारतीय संघ में विलय करने में उन्होंने सहायक की भूमिका निभाई। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री के बयान पर प्रदेश भाजपा हुई हमलावर, कहा प्रवर्तन निदेशालय के समन से क्यों परेशान है मुख्यमंत्री, कथित घपले और घोटाले का देना होगा हिसाब। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कल 827 नवनियुक्त हाई स्कूल शिक्षकों को प्रदान करेंगे नियुक्ति पत्र। गुरुजी ऐप भी करेंगे लॉन्च, इसके जरिए सरकारी स्कूलों में मिलेगी ऑनलाइन शिक्षा। कलश स्थापना के साथ आज से शारदीय नवरात्र की हुई शुरुआत। पहले दिन मां शैलपुत्री की हुई पूजा अर्चना। सरायकेला खरसवां में पूजा पंडाल भी खुले। और महिला एशियाई हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी टूर के दौरान आज साहिबगंज और पाकुड़ पहुंचा। जिले में भव्य स्वागत के साथ हुआ अनावरण।